ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था कि जी कुलकर्णी सरकार के यहाँ मेहमान आ रहे हैं जो किसी अच्छी पोस्ट पर हैं और उनका ट्रांसफ़र शिरडी में हुआ है एक अधिकारी के रूप में। बाबा द्वारका माई में नीच जाति की जो बस्ती है शिरडी के बाहर, वहाँ से मिट्टी लाकर राम जी की मूर्ति बना रहे हैं। क्यों? रामनवमी उत्सव आने वाला है। मेहमान पहुंच गए कुलकर्णी सरकार के यहाँ। मेहमान जी का नाम है बलवंत, उनकी पत्नी, उनका बेटा, ये तीनों जने पहुंच गए। बलवंत का बेटा रास्ते में बस्ती की एक लड़की जिसको बाबा ने गाय के बछड़े को पानी पिलाने के लिए भेजा था, जो जा रही थी और वहाँ पर वो मिल गया। प्यास लगी थी, उसने पानी पी लिया। जब पहुँचते हैं घर, एक दूसरे को दिखावा। कुलकर्णी उन्हें दिखावा कर रहा है और वो कुलकर्णी को दिखावा कर रहे हैं, जबकि दोनों ही मनुष्य जात पात को मानने वाले हैं। वो कुलकर्णी के सामने साबित करने की बलवंत कोशिश कर रहा है कि मैं जात पात नहीं मानता, और कुलकर्णी कह रहा जी मैं तो नीच जाति को जी अपने घर में तक बिठा लेता हूँ। दिखावे के लिए घर में दो चार इधर उधर के लोगों को बस्ती वाला बनाकर बुलवाया और उनकी मदद के बहाने उन्हें पैसे दिए, जो कि पिछले के रास्ते से वापस फिर कुलकर्णी के पास आ गए। इस तरह से एक दूसरे के प्रति दिखावा कर रहे हैं। जबकि बलवंत का लड़का बहुत ही सीधा सच्चा, इन सब बातों से परे, उसे कुछ नहीं पता कि क्या ड्रामा चल रहा है। वो तो सोच रहा है कि मेरा बाप जो है बहुत ही नेक इंसान है, जाति धर्म को नहीं मानता। उधर बाबा द्वारका माई में पिछड़ी नीच जाति की जो बस्ती है जहाँ झिपरी वगैरह रहते हैं, वहाँ से मट्टी ला के राम जी की मूर्ति बना रहे हैं, क्योंकि रामनवमी उत्सव आ रहा है। रामनवमी आ रही है तो रामनवमी उत्सव के लिए बायजमा खाना लिए बैठी हैं। बायजमा कह रही है साईं खाना खा लो, खाना लगा दिया। बाबा कहने लगे नहीं बायजमा, ये मूर्ति तैयार होनी आज जरूरी है, क्योंकि कल इसे जहाँ पहुँचना है वहाँ के लिए तैयार करनी जरूरी है। कि आप खाना रख दो, मैं खा लूँगा, मूर्ति तैयार कर लो लेकिन पहले। खैर जी बाबा ने मूर्ति तैयार कर ली। अब अगले दिन बलवंत जी कहने लगे कि भाई कुलकर्णी सरकार, मैं चाहता हूँ कि मेरी यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है और गांव वालों से परिचय हो जाए। और परिचय ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी समारोह के दौरान परिचय हो तासे एक दूसरे से पहचान सके। केशव क्या तुम मुझे चावड़ी तक लेके चलोगे? केशव कहने लगा हाँ अभी लो, चलो साथ। कुलकर्णी ने टोका, अरे चावड़ी ही लेके जाना, साईं के पास ले जाना, कभी साईं के पास ले जाओ। बलवंत कहने लगा ये साईं कौन है? केशव कहने लगा साईं हमारे भगवान है, हम उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। कुलकर्णी कहने लगा अरे एक फकीर है जो खंडर में पड़ा रहता है, बुद्धि भ्रष्ट कर दी है इसकी। खैर जी केशव लेके चल दिया और रास्ते में बाबा बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। केशव बलवंत से कहने लगा प्रणाम करके साईं, साईं प्रणाम। बलवंत से कहने लगा ये हमारे साईं हैं, और साईं ये हैं बलवंत काका हमारे बम्बई से आए। बाबा ने मूर्ति से कपड़ा हटाया और बलवंत को कहा ये तुम्हारे लिए है। कि इसका क्या कर, ये कैसे? क्या अभी तुम घर पे बैठे हुए सोच रहे थे कि रामनवमी उत्सव मनाना है, तो मैंने कहा क्यों ना आपको राम की जी की मूर्ति भेंट कर दी जाए। पूजा के लिए मूर्ति की तो आवश्यकता होगी। अब बलवंत के चौंकने की बारी कि ये बात तो सिर्फ हमने अभी 5 मिनट पहले ही डिस्कस की है, किसी को नहीं पता है। इन्हें कैसे पता? कि तुम्हें कैसे पता? केशव कहने लगा कि साईं से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बाबा ने बात संभाली। बाबा कहने लगे भाई तुम भी राम जी के भक्त और मैं भी राम जी का भक्त,
अब राम जी के दोनों भक्त भाई भाई हुए, इसलिए एक दूसरे की भावनाओं को पढ़ना तो आता ही है, इसलिए मैंने मूर्ति आपके लिए तैयार की। बलवंत ने मूर्ति ली और ले जाकर चावड़ी में रख ली। केशव से कहा, मैं चाहता हूं कि गांव के हर घर के से एक सदस्य को तुरंत यहाँ बुलाओ, ताकि कि मैं रामनवमी उत्सव की घोषणा कर सकूं। बाबा को तो पहले से ही पता था। केशव कहने लगा, अभी मैं कह देता कि नहीं, तुम क्या कहोगे, उसको संता पंता को जाके बोल दो, कर कह देंगे। अब बलवंत पहले इस चक्कर में था कि बस्ती वालों को ना बुलाया जाए, वो दिखावे के लिए जातिवाद का ढोंग करता था, जबकि खुद बहुत बड़ा जातिवाद का व्यक्ति था। केशव ने जाके संता पंता को कह दिया कि भाई जाके हर गांव में, हर घर में खबर कर दो कि हर घर का एक आदमी चावड़ी में जरूर जल्दी से जल्दी पहुंचे। उधर से कुलकर्णी सरकार आ गए, गांव वाले आ गए, सभी आ गए, सब चावड़ी में इकट्ठे हो गए। प्रोग्राम की बात चलने लगी। इतनी देर में केशव ने पूछा, बस्ती से कोई नहीं आया? पंथा पंथा कहने लगे, सरकार आपने तो खबर ही हमें गांव में करने के लिए गई थी, बस्ती तो गांव से बाहर है। कुछ जनों ने टांग अड़ाई बीच में कि जी बस्ती गांव से बाहर नहीं, बिना बस्ती के योगदान के गांव नहीं चलता, इसलिए बस्ती वालों का भी होना जरूरी है। उधर बाबा पहुंचे बस्ती में। जो लड़की को पानी के लिए भेजा था, नाम था उसका सांवरी। सांवरी के घर पहुंचे, वहां झीपरी थी। झीपरी से कहा बस्ती के हर घर से एक व्यक्ति को तुरंत बुला के लिया, और सांवरी को भी लिया। झीपरी लिया, ये सबको लेके बाबा चावड़ी पहुंचे। कुलकर्णी ने बाहर ही रोक दिया, हे फकीर, तेरा यहाँ क्या काम? खैर, जो गांव वाले वहां इकट्ठे थे, सभी ने कहा कि भाई बस्ती भी तो गांव का ही हिस्सा है, इनको भी होना चाहिए। खैर, कुलकर्णी ने फिर बात संभाली कि भाई अंदर जगह नहीं है, इसलिए बाहर ही खड़े होके सुन लो जो हो रहा है। प्रोग्राम ये हुआ कि जी रामनवमी उत्सव होना है और ये मूर्ति उसमें रखी जाएगी, जो बाबा ने मूर्ति दी थी, ये मूर्ति वहां रखी जाएगी। और पूजा किसके हाथों होगी, ये राम जी जाने। कुछ कहने लगे, हर साल तो कुलकर्णी सरकार आप करते थे। कि हाँ, मैं करता था, लेकिन बलवंत बीच में बोला, लेकिन नहीं, इस बार प्रोग्राम कुछ बड़ा होना है, इसलिए गांव के ही किसी बीच में से किसी सदस्य के हाथों होनी चाहिए। और ये राम जी के ऊपर है किसके हाथों कराएंगे, इसलिए हमने हर मुखिया के नाम की, हर गांव के हर मुखिया के नाम की पर्ची इसमें बॉक्स में डाल दी है। और इसमें से एक पर्ची निकाली जाएगी, जिसकी पर्ची निकलेगी वो पूजा करेगा। और बस्ती वाले क्योंकि लेट आए हैं और इतना समय नहीं है जो कि पर्ची इनके नाम की भी डाली जा सके। उद्धव कहने लगा, माधव का बेटा, वो कहने लगा, नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, हमने पर्ची तैयार हैं बस्ती वालों की भी। उनने जेब में से निकाल के कुछ पर्ची है बस्ती वालों के नाम की। बाबा ने एक दिन पहले ही उद्धव से कह के सभी बस्ती वालों के नाम की पर्ची बनवा ली थी। उसने निकाल के वो पर्ची भी बॉक्स में डाल दी। अब कुलकर्णी और बलवंत दोनों परेशान कि करें तो करें क्या। फिर उन्होंने प्रोग्राम को लंबा खींचा कि भाई सबसे पहले पर्ची निकालने से पहले 11 बार राम जी का नाम जपेंगे, आप सब जोग ने आंख बंद करके, उसके बाद पर्ची निकाली जाएगी। सभी लोग आंख बंद करने लग के जय श्री राम जपने लगे। कुलकर्णी आंख खोल के पर्ची उसके अंदर से निकाल के 2-4 पर्ची निकाल के और पुड़िया बना के उनकी बाहर फेंक दी और अपने नाम की पर्ची को उंगलियों में दबा लिया। उंगलियों में दबा लिया कि जो पर्ची मैं ही निकालूंगा और मेरे नाम की ही पर्ची निकलेगी, इसलिए पूजा मैं ही करूँगा।
बाबा को तो हर चीज की, हर क्षण की खबर रहती थी, इसलिए बाबा पहले से ही तैयार थे। सब जने राम जी पर्ची निकालने की बारी आई तो कुलकर्णी सरकार से कहा गया, सरकार पर्ची निकालो। सरकार ने पर्ची निकाली और बलवंत के बेटे के हाथ में थमा दी कि लो पर्ची पढ़ के बताओ किसका नाम निकला। पर्ची पढ़ी गई तो पर्ची पे नाम लिखा था सांवरी। सांवरी वही लड़की, नीच जाति बस्ती की वही लड़की जिसको अभी पिछले भाग में आपको सुनाया था, पानी भरने से भी मना कर दिया गया था कुएं से कि तू नीच जाति की बस्ती की है। पर्ची उसके नाम की निकली। वो लड़की हकलाती थी। सारे सकते में आ गए, भला ये कैसे पूजा करेगी, इसलिए तो बोल भी नहीं सकती, और पूजा के अंदर तो पाठ भी करना होगा, शोभा यात्रा में भी प्रोग्राम होगा, ये तो बोल ही नहीं सकती कि हम जाति पात को तो मानते नहीं, लेकिन ये तो बोल ही नहीं सकती। बलवंत कहने लगा, अगर ये पूजा यही करेगी, लेकिन अगर ये बोलने में, पाठ करने में असमर्थ रही तो तुम्हारी बहू है ना तेजस्वी, वो इसकी जगह वो कर लेगी। बाबा कहने लगे, हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। अगर ये पाठ करने में असमर्थ रही तो इसकी जगह तेजस्वी पूजा कर लेगी। अब वो कहने लगी, लड़की सांवरी कहने लगी, साईं मैं तो बोल भी नहीं पाती ढंग से, मैं कैसे, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं। बाबा ने कहा, ये मेरी जिम्मेवारी है, पूजा तुम्हारे हाथों ही होगी। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे कि कैसे संपन्न हुई रामनवमी उत्सव की पूजा सांवरी के हाथों। तो आज्ञा दीजिए, अगले अंक में फिर आगे की कथा लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।